इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था और कुछ और भी देखना बाकी है। तो उसमें से जो कि हम बोले थे कि अब इस पर प्रॉब्लम करेंगे, तो इससे पहले कि प्रॉब्लम करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ये हम लोग पहले देख लेते हैं इसको प्रूव करके, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर होगा कि नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव इन नेचर होने के लिए ज़रूरी क्या है, जैसे कोई फोर्स हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, कोई फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो उसके लिए राउंड ट्रिप में वर्क होता था, वो कितना होता था, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता था। यदि यहाँ पर प्रूफ करने से ये आप पता चल जाएगा कि यदि वर्क 0 आ रहा है इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है, और यदि ये वर्क 0 नहीं आ रहा है राउंड ट्रिप द्वारा किया गया वर्क, तो ये है जो कि क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले ये जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि एक सर्किल के आकार में है जो कि क्लोज पाथ बना रहा है। तो यहाँ पर उसका रेडियस r मान लिए हैं, और इस पॉइंट पर यदि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जो टेंजेंट आएगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर यदि सबसे पहले हमको यहाँ पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या फोर्स ज्ञात करना पड़ेगा। फोर्स होगा कब, जब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, यूनिपॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग, वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों सेम क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जब फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पॉइंट पर फोर्स भी लग रहा है, और जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड और जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लिया कि यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका नाम हम लोगों ने डी रख दिया, ठीक है। जो फोर्स लगा, फोर्स वो लगा कितना अमाउंट में, जितना चार्ज था प्लस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। यदि इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो F = QE। अब F = QE क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, 0 डिग्री है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब F पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पर QE cos थीटा लिखेंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो डायरेक्ट हम लोगों ने QE लिख दिया। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी स्मॉल के लिए करके देखते हैं, और उसके बाद फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, पूरे राउंड ट्रिप में निकाल लेंगे। तो जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या माने हैं, DR, ये है जो कि वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखना है कि जो वर्क है वो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, वर्क भी बहुत छोटा आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, DW। तो वर्क कितना होगा, F डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स होगा डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट DR। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F DR cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री डायरेक्ट ले लिए हैं। तो जो वर्क आ गया F DR,
ये छोटा सा वर्क आया DW। जब छोटा सा वर्क आ गया यहाँ पर, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा वर्क, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे राउंड ट्रिप में कितना वर्क होगा ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो छोटा सा वर्क आया उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, DW इज इक्वल टू, एफ की जगह पर क्या लिख देते हैं, QE DR, इस प्रकार से। और जब छोटा सा वर्क है और इसको पूरे राउंड ट्रिप में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और बहुत भी पहले भी हम लोग कर चुके हैं इंटीग्रेशन। तो छोटा सा वर्क को पूरे वर्क में राउंड ट्रिप में निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, वो चार्ज भी कांस्टेंट है जो वहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DR। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ DR का मतलब जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जब ऐड करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर के एक क्लोज लूप बनाता हुआ यहाँ पर आएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2πr, जितना सर्किल का ये परिधि होगा उतना। तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ गया, QE 2πr। तो ये जो आया वो क्या आया, पूरा राउंड ट्रिप में वर्क आया। ये देखने में क्या लग रहा है कि 0 के बराबर है, 0 के बराबर लग रहा है, नहीं है। मतलब वर्क डन पूरे राउंड ट्रिप में जो आया वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर, जिस फोर्स की बात की हम लोगों ने, वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, फिर से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो क्लोज लूप बनाता है तो वो कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ किया था, और वहाँ पर जो कि एक पॉइंट पर सबसे पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो राउंड ट्रिप में वर्क होता है वो क्या होता है, 0, और वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में राउंड ट्रिप में जो है, इस पॉइंट पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा है Q, और फिर जब यहाँ पर चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये चार्ज क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो गया, DR। तो उसकी वजह से जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से हम लोगों ने वर्क निकाला, और जो वर्क आया फिर उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करके पूरे राउंड ट्रिप में वर्क को निकाल दिया है। जो पूरे राउंड ट्रिप में वर्क निकल करके आया वो आया QE 2πr, जो कि जो पूरा वर्क है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव को। ठीक है, अब इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उसमें से देखते हैं एक क्वेश्चन। इस पर पहला क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन्फिनाइट रॉड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मान लिया कि एक रॉड है जो कि इन्फिनिटी तक लंबा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पेन को ही मान लेते हैं कि ये जो पेन है वो क्या है, लेंथ इसमें फिक्स दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या समझना है कि अनलिमिटेड है, मतलब इन्फिनिटी तक ये लंबा है। तो जब ये इन्फिनिटी तक लंबा है तो इससे ये देखने वाली बात है कि ये एक सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, और सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, और चूँकि क्रॉस सेक्शन यदि हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये सर्किल के आकार का दिख रहा है, और सारे के सारे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कि इन्फिनिटी तक लंबा है, ये भी मान के चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा। मतलब यदि हम इस कलम की नींव को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहते हैं तो प्रत्येक जगह यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर उधर की ओर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा। और तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, चूँकि कॉपी है जो कि 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए ये जो कैमरा की तरह है वो आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको
यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में परेशानी हो रही है, इसलिए उसको दर्शाया नहीं है। तो जो लेफ़्ट और राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होगा, इस प्रकार से। और ये जब भी होगा तो ये समान डिस्टेंस पर होगा। फिर यदि हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ से यदि बीच से काट देते हैं तो यह क्या इस प्रकार से सर्किल की तरह दिखेगा। और जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस प्रकार से दिखेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये नहीं कि 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखेंगे। हम लोग जितना अधिक से अधिक पॉसिबल होगा उतना अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो ऐसा नहीं कि इस दोनों के बीच में गैप है तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, या इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग को जितना पॉसिबल हो सकता है उतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दर्शा सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि कोई पूछेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे पॉइंट पर देखेंगे इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। क्या पता यदि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। इस परिस्थिति में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि ये भी क्या है, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भी यदि हम लोग कहेंगे दोनों है जो कि सेम ही है, तो यहाँ पर जब नॉन यूनिफॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब ये भी बात बनती है कि ये भी क्वेश्चन होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए कुछ ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा शीट लेंगे मेटल का और उस पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। जिसे इसी रोड के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होता, अंदर की ओर आता हुआ हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते। तो ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सीट बना दिए हैं और इसके ऊपर चार्ज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद इसकी वजह से यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो हमको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करने में। समझना है कि इस प्रकार से मान लेते हैं कि यही ये जो सीट है ना वो इस प्रकार से रखा हुआ है, लेकिन समझना यहाँ पर क्या है कि वो इस प्रकार से है। तो ये एक पतले वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पर से निकलेगा और वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जब इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस प्रकार से होगा तो हम लोग यदि इसको ऐसे देखेंगे किसी भी पॉइंट पर इस प्रकार से, तो क्या लगेगा कि ये जो पतला वायर की तरह दिख रहा है उससे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, वास्तविक में क्या पूरे सरफेस से निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं कि ये प्लेन शीट है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सभी का लंबाई भी सेम ही बनाना है और एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, सभी जगह से सेम ही निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में इस पॉइंट ए इसको कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस सेक्शन काट लेंगे और पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर, और सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ए पर काटे गए क्रॉस सेक्शन से होकर के जा रही है, उतना ही बी से और उतना ही सी से। तो इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में पूछे हुए हैं, जेईई एडवांस में पूछे हुए हैं। सबसे पहले जो कि हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम देखते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन है जो कि सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। तो यहाँ पर बाहर की ओर निकलता तो दिखा रहा है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। तो कुछ जगह तो परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे इस पॉइंट पर देखे हैं तो ये लग रहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसके बगल वाले पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं वो सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, नेगेटिव पर जाकर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर तो ठीक है कि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो रहा है, लेकिन जस्ट फिर नेगेटिव टर्मिनल में देखा गया है कि ये देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता हुआ दिखा रहा है। तो जो ऑप्शन बी है वो भी सही नहीं है। फिर सी में देखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को कट भी नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं दोनों चार्ज से और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं, और इस बीच में देखा जाए तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होगा। तो ये है जो कि किसी भी हालत में सही दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है और सरफेस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट सी में, ये है जो कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। फिर और भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दर्शाया गया है। डी में जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रहा है और यहाँ पर दूसरी परिस्थिति में दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव पर आकर के समाप्त भी हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दर्शाया गया है पॉइंट डी में, ये भी सही नहीं है। फिर पॉइंट ई में जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बना रहा है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ई भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सिर्फ सी यहाँ पर सही हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों चार्ज Q1 Q2 जो है उसका नेचर क्या है और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव इन नेचर है और Q1 पर आकर के समाप्त हो रहे हैं। इसका मतलब जो Q1 है वो क्या हो गया, नेगेटिव। जो Q1 है वो क्या हो गया, नेगेटिव, और जो Q2 है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये तो पता चल गया। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच में रेशियो क्या है। तो देखते हैं Q1 पर आके कितना समाप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5। Q2 से कितना बाहर निकल रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब Q1 बाई Q2 यदि कहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 15 मीन्स 1 बाई 3 का रेशियो है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज वो रखा हुआ है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, कैसे ड्रॉ होगा। यह है जो कि साइड से देखा जा रहा है इसको, और इसको टॉप से देखा गया था। जैसे कि सिलेंडर का मतलब ये पेन भी तो क्या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और उसको जो कि परपेंडिकुलर देखते हैं तो वो सर्किल की तरह दिखता है, इस प्रकार से कुछ। तो जो कि जो डब्बा है सिलेंड्रिकल उस पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कहने मतलब यहाँ पर भी है, सभी जगह दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कि इसकी वजह से होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर इस सरफेस की वजह से भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाहर तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल करता हुआ इस प्रकार से थोड़ा सा मुड़ा हुआ निकलेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस बात पर भी ध्यान रखना है, इस सरफेस के
परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो सरफेस के ऊपर हो गया वो परपेंडिकुलर होगा। फिर जब उसी को हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो वो क्या होगा, लगेगा कि एक सर्किल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम पहले ही बता दिए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और है, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी का 1.26 वाला क्वेश्चन कर लिया था। फिर एक और है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए चार्ज -q इज कीप्ड नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है और इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है 0, और इसके बगल में एक -q चार्ज रखा गया है। तो इसकी वजह से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये सीट है, प्लेट है, और इसके थोड़ा सा बगल में ये क्या है, एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉजिटिव वाले वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर इस तरफ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे और इस सरफेस के ऊपर निगेटिवली चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल पर जा करके समाप्त हो जाएगा, कहीं से भी निकलेगा तो इसी पॉइंट पर जा करके समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये है जो कि 2 डायमेंशनल यहाँ पर कॉपी है, इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। वास्तविकता में है जो कि ये इसको देखने में बहुत मज़ा आएगा यदि हम लोग रियल में देख पाएँ तो, क्योंकि यहाँ पर देखो यदि ये सीट रखा हुआ है और कुछ दूर पर चार्ज है, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से चित्र बहुत अच्छा बनने वाला है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो सोचो ये लगेगा कि इस प्रकार से घेरा हुआ है, एक गुंबद की तरह घेरा हुआ है, उस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनेगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे आसानी से बन जाएगा। उसमें ये है कि एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल कैरिंग पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज इन लोअर हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर। इस प्रकार से जो कि एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर से देखा गया है पॉजिटिवली चार्ज आधा पर है और आधे के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ये जेईई मेंस 2015 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर है जो कि हाफ सिलेंडर में क्या है पॉजिटिव चार्ज और हाफ में निगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर से सरफेस के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और जहाँ पर निगेटिव है वो उधर माइनस चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर सरफेस पर परपेंडिकुलर आता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर निकल रहा है पॉजिटिव से, लेकिन घूम करके निगेटिव टर्मिनल पर नहीं आ रहा है, ये लग रहा है कि इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये जो पॉइंट ए है वो ठीक नहीं है, मतलब ये गलत है। फिर उसी प्रकार से किसी भी पॉइंट पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर यदि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे या किसी पॉइंट पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत। फिर पॉइंट बी में देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रहा है और निगेटिव पर आकर के समाप्ति हो रहा है और इस प्रकार से मुड़ रहा है। लेकिन यदि पॉइंट इस पॉइंट पर जो कि एक कोन की तरह लग रहा है, एक एंगल टाइप पर बना रहा है, इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछेगा तो यहाँ पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा, जो कोन जहाँ पर एंगल बन रहा है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना मुश्किल है कि नहीं। वहाँ पर वैसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पॉइंट बी भी क्या है गलत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इस कोन बना रहा है उसकी वजह से। फिर पॉइंट सी में जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है
और निगेटिव पर आकर के समाप्त भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी भी पॉइंट पर यदि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। मान लें कि इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टेंजेंट के लॉ इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर भी निकल रहा है और निगेटिव टर्मिनल पर आकर के समाप्त हो जा रहा है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी है। और किसी भी पॉइंट पर हम लोग आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो पॉइंट सी है वो क्या है, सही। पॉइंट डी है वो तो एकदम और बकवास लग रहा है, न सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ लग रहा है और ये सरफेस जो निगेटिव चार्ज है वहाँ पर तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो कि ये इधर से आ रहा है। इधर से कहाँ से आएगा, ये क्या है, जाता है तो फिर ये ऊपर की ओर भाग रहा है। ऊपर की ओर जाना संभव नहीं है, जब भी आएगा तो ये निगेटिव की ओर आएगा। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एम्स में पूछा हुआ है और इसमें ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस सारे ऑप्शन में किसको सही दर्शा रहा है। यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट ए के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो पॉइंट बी के ऊपर है वो निगेटिवली। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जितना बाहर निकल रहा है उतना ही पॉइंट बी में आकर के समा भी रहा है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर माइनस। ए पर प्लस क्यों होगा और बी पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ए से बाहर निकल रहे हैं और बी पर आकर के समाप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव। अब ऑप्शन मिलाते हैं। इसमें कह रहा है कि ए इज़ पॉजिटिव एंड बी इज़ निगेटिव, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि ए क्या है, बड़ा है मैग्नीट्यूड और बी छोटा है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों से बाहर निकल रहे हैं वो बराबर है और जो बी पर आ रहे हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों में क्या है, सेम है। इसलिए बड़ा और छोटा नहीं होगा मैग्नीट्यूड। फिर बी में कह रहा है कि ए इज़ निगेटिव और बी इज़ पॉजिटिव। ए इज़ निगेटिव एंड बी इज़ पॉजिटिव एंड ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव और बी क्या है, निगेटिव। ऑप्शन हमको लगता है ये गलत है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है। और ये जो कि 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर निगेटिव चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। इसमें कह रहा है कि ए पर निगेटिव चार्ज है और बी पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि क्या है, गलत है। ए पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बी पर निगेटिव चार्ज है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं कह रहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि बोथ आर पॉजिटिव बट ए बड़ा है और बी छोटा है, ये भी क्या है, गलत है। फिर इसमें कह रहा है कि दोनों क्या है, निगेटिव है, ये भी ऑप्शन सी भी गलत है। फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं करके। ये 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पॉइंट ए के ऊपर देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो कि क्लोज लूप बनाता हुआ दिख रहा है और उस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और पॉजिटिव पर जाकर के ही समाप्त होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पॉइंट ए गलत हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और निगेटिव पर जाकर के समाप्त होता है। फिर पॉइंट बी में कह रहा है कि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है ये तो सही है, यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है और लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो क्लोज लूप बना रहा है उसकी वजह से पॉइंट बी क्या है, गलत है। फिर पॉइंट सी में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर भी निकल रहे हैं और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार से पॉइंट सी है वो क्या हो गया, सही हो गया। फिर पॉइंट डी में ये क्लोज लूप बना रहे हैं, तो इस प्रकार से पॉइंट डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसी प्रकार से एक और है, IIT 2003 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये इस प्रकार से कि एक मेटालिक सेल है और इसके बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। तो कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट ए में रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट
डी में, तो पॉइंट ए और डी तो ऐसा ही गलत हो गया। और उसके बाद ये देखना है कि हम लोग को पता है कि मेटल के ऊपर या किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकलते हैं और उस पर परपेंडिकुलर एंट्री भी करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से पॉइंट बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर पॉइंट सी में देखते हैं कि पॉइंट क्यू चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है सेल के अंदर में, तो मेटल के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर तो आ रहे हैं, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। सरफेस से बाहर भी निकल रहे हैं तो वो भी परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के अंदर नहीं ड्रॉ किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर क्या है, जीरो है। तो उस प्रकार से ऑप्शन सी भी क्या हो गया, ऑप्शन सी ही सिर्फ सही हुआ। और भी देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी है जो कि 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो ये है कि एक स्फेरिकल मेटल का रखा हुआ है स्फेयर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। जो नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता था यदि ये ए के ऊपर, ए वाला 1 वाला यदि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आकर के गिरता और सरफेस के परपेंडिकुलर आकर के बाहर निकलता, तो ऑप्शन ए सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो 2 में है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए गलत हो गया। जो 2 में है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहा है, और ये सरफेस के, ये स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो गलत हो गया। फिर तीसरे नंबर में है कि एंट्री कर रहा और सीधी में बाहर निकल जा रहा है, ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 में देखा हुआ है, दिख रहा है कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आकर के गिर रहा है और सरफेस से परपेंडिकुलर भी बाहर निकल रहा है, और स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब कि स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दर्शा रहा है। और चूँकि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है और बाहर भी सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो क्या है, सही है। फिर एक क्वेश्चन और है, वो 2010 में पूछा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। वो ये है कि इस प्रकार से कुछ Q1 और Q2 चार्ज है, तो उसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये पूछ रहा है। ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर शोन इन फिगर, दिस लाइन सजेस्टेड एट। मतलब ये लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर Q1 और Q2 2 चार्ज रिप्रेजेंट इस प्रकार से किए गए हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है और Q2 के ऊपर कम दिख रहा है, तो इससे ये तो पता चल गया कि Q1 बड़ा है मैग्नीट्यूड में और Q2 छोटा है। तो उस प्रकार से ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है कि Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि एट ए फिनाइट डिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द फिनाइट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1। लेफ्ट में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो जाएगा। एट द फिनाइट डिस्टेंस ऑफ ए राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और कुछ दूरी पर जा करके हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न मिले, ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ पर से जब Q1 की जब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो ये इन्फिनिटी तक जाता हुआ दिखेगा। तो Q1 के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन Q2 के बीच में, Q2 के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू 0 हो सकता है किसी पॉइंट पर जा करके। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, इस प्रकार से सही हो गया। और ऑप्शन ए में Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर रहा है और Q2 का कम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद और भी कहीं पर दिख रहा है आपको तो आप सोल्व कर सकते हैं, और यदि नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।